नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। काफी दिनों के बाद आखिरकार आज बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। बिहार सरकार ने आज जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की। लंबे समय से इस पर काफी संघर्ष हुआ। जेडीयू और आरजेडी की तरफ से ये पहल हुई थी पहले, और उसके बाद ये बात दिल्ली तक भी गई और अल्टीमेटली फिर फैसला हुआ कि बिहार सरकार अपने लेवल पे इस जातिगत जनगणना को कराएगी और आज उसकी रिपोर्ट आई है। कई सारी चीजें हैं, कई सारे चेंजेस इस रिपोर्ट में देखने को मिले हैं और एक पूरा एक कहें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और विधानसभा के चुनाव। जाहिर सी बात है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे जातिगत व्यवस्था और राजनीति में इसका समावेश जो है वो काफी हद तक रहता है। तो ऐसे में राजनीति की दशा और दिशा भी बदलेगी। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, शक्ति यादव जी जुड़े हैं आरजेडी से और अशफाक शम्सी साहब जुड़े हैं बीजेपी से। सबसे पहले शक्ति जी, ये रिपोर्ट आज जो बिहार सरकार ने जारी जारी की है, क्या माना जाए कि ये आपके लिए एक तरह से ट्रम्प कार्ड होगा? परदेसी जी, आपको थोड़ा सा अतीत में जाना चाहिए। ये बात सही है कि आज गांधी के जयंती के अवसर पर बिहार फिर एक बार एक ऐसे क्षण का गवाह बना है जहां जाति आधारित गणना प्रकाशित की गई है। एक सुनहरा दिन है और सुनहरे दिन के अवसर पर यह घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इसके जड़ में जाइए, आदरणीय शरद जी और आदरणीय यादव जी ने जाति आधारित गणना को लेकर पार्लियामेंट के अंदर पुरजोर वकालत ही नहीं की, बल्कि जाति गणना कराने के लिए जनगणना कराने के लिए 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन भी करवाया था। उस समय देश के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब थे। सरकारें बदल गई, मरहूम जेटली साहब देश के वित्त मंत्री थे। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां बतलाई गई, लेकिन जाति छिपाया गया। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही था कि जाति क्यों कर छिपाया गया। जो हाशिए पे लोग हैं, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में, वो कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं, कौन लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, कौन लोग हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। 23% से अधिक युवा युवती। एक बड़ा सवाल देश के अंदर तैरने लगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2015 में जो एक आवाज दी और कहा कि हर हाल में इस देश के अंदर में जाति जनगणना जब तक नहीं कराइएगा, वास्तविक बीमारियों का पता आप नहीं कर पाइएगा। फुल बॉडी एक बार देश का चेकअप हो ही जानी चाहिए, तब बीमारी का पता चलेगा। तो उसके आधार पर सरकारें बजट तैयार भी करेगी, बजट एलोकेशन करेगी और उस दिशा में काम करने पर लोगों को सशक्तिकरण में एक बड़ा योगदान होगा और वो लोग बढ़ते जाएंगे। और ऐसे सज्जन हैं, लेकिन पार्टी जो ऊपर बैठी हुई है वो नहीं चाहती थी। लगातार हम लोगों ने कहा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को थैंक्स, बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता दे रही है। उन्होंने उस समय कहा कि हम जाति आधारित गणना अगर केंद्र की सरकार नहीं कराना चाहती है, केंद्र की मंशा इसलिए नहीं थी कि पार्लियामेंट के अंदर में स्वयं इनके मंत्री ने सदन के अंदर कहा कि भारत की सरकार जनगणना कराना नहीं चाहती, इच्छा नहीं रखती है। राज्य चाहे तो अपने खर्चे पर करा सकती है। बिहार की सरकार ने आदरणीय तेजस्वी जी की पहल पर सर्वदलीय बैठक ही नहीं हुई, विधानसभा में इन्होंने मूव किया और एक प्रस्ताव लाया। उस प्रस्ताव पर सब लोगों ने सहमति बताई। प्रधानमंत्री से मिले एक बार कि भाई जनगणना यूनियन सब्जेक्ट है, एक बार मिलनी चाहिए, देश भर में होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री जी ने सीधे खारिज कर दिया और कहा कि राज्य चाहे तो करा सकता है। उसी समय निकलने के बाद इनके जनक जो इनके एमएलए थे उनके सुर बदल गए। बिहार निवास जाते जाते भारतीय जनता पार्टी खाना पूर्ति करना चाह रही थी। देखिए, इसके कई कारण हैं। आज जारी हो गया, भाजपा जो चाहे कह सकती है। क्या ये सत्य नहीं है कि बिहार के उच्च न्यायालय में जाने वाला व्यक्ति, जाने वाला शख्स भाजपा का है, उनके रिश्ते भाजपा के हैं, वो भाजपा से हैं, आरएसएस से हैं। इतनी बात छोड़ दीजिए, भारत की सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इनके सरकारी वकील खड़े हो गए। तुषार मेहता थे, कौन थे, सब लोग उनको जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती।
जाति की गणना का सर्वे रिपोर्ट जो सामने आया, अब तो देखिए कुछ लोगों को मेरी बात ये लगेगी, हमने कोई सवाल नहीं किया। हमारा मानना है कि आज भी बिहार में जो जनसंख्या के सवाल पर अगर कहिएगा, हम संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कहना चाहते कि हमारी जो हम जिस यादव बिरादरी की संख्या 20% होनी चाहिए, लेकिन 15 ही आया। चलिए, जो भी सरकार ने, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो आंकड़े आए हैं, जो शक्ति जी, जो आप ये मानते हैं कि जो आंकड़े आए हैं, जो ओबीसी के, पिछड़े के और तमाम जो आंकड़े जिस तरह से हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में आपके लिए और आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू के लिए एक ट्रम्प कार्ड जैसा साबित होगा? नहीं, हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं। इस देश के अंदर में जो हाशिए पे लोग हैं, चाहे लोहार है, कुम्हार है, कानू है, नोनिया है, बिन है, बेलदार है, निषाद है, माली है, तमोली है, ये सारे लोग जो ईबीसी की जातियां हैं, जो आज तक राजनीतिक भागीदारी, मैं अतीत, चूंकि परदेसी जी आप पुराने साथी हैं, मैं आपको बहुत लंबे समय से जानता हूं, आज आप आए इस चैनल में, मुझे खुशी हुई। एक बात आप जान लीजिए, पूरे तौर पर पूरे बिहार के अंदर में ही नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिन जिन लोगों को उच्च सदन में नामित किया एज ए एमएलसी, वो कौन वर्ग? कुम्हार का बेटा हरशंकर पंडित, लोहार का बेटा रामजी शर्मा, ऐसे ऐसे लोगों को जो राजनीतिक हिस्सेदारी जिनको नहीं मिलती थी, रामकरण पाल जाति से, ये कौन लोग हैं? शक्ति जी, पुनेसर मंडल मिट्टी कटी से, इस पर प्लीज लेट मी कंप्लीट, आपके पास समय है, सुन लीजिए पूरी बात। परदेसी जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर सब लोगों को, हमें न जाति से कोई द्वेष है, हम हर समाज में सौहार्द चाहते हैं, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, जरा हमको नफरत नहीं है, आप देना चाहते हैं दे दीजिए। 14% आबादी वाले को अगर 10% आरक्षण देते तो हमको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जरा 85% वाले को आप कितना दे रहे हैं, जरा एक बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि समाज में जागरूकता जब पैदा होती है, आखिर जो माली हालत किसकी खराब है? हम तो ये नहीं, क्या अपर कास्टों में माली हालत खराब नहीं है? क्या और लोगों में माली हालत खराब नहीं? करण के दिशा में ही राज्य की सरकार ने इन निर्णयों को स्थापित किया है और जाति आधारित गणना को मूर्त रूप दिया है। अभी शमशी साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित कभी नहीं थी कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, अब उसके जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को आपने भी देखा होगा, आपको क्या लगता है, ये आंकड़े क्या आपके पक्ष में हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज गांधी जयंती के मौके पर अपने पूरे बिहार को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आज एक ऐसा दिन है। मैं एक थोड़ा सा अब रही ये बात, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो आज सरकार ने जारी किया है, तो जरा अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। ये तो जो जाति गणना है, इसका निर्णय सबसे पहले तो बीजेपी की सरकार ने लिया था, ये तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है, बीजेपी सरकार में थी तो उसी का ये निर्णय था। दूसरी बात ये है, उन आंकड़ों का भारतीय जनता पार्टी अध्ययन कर रही है। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों का अध्ययन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बात, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त सर्वदलीय बिहार सभी लोग गए थे, सब लोग जो गए थे बिहार से दिल्ली, तो भारतीय पार्टी प्रतिनिधि थे। इसीलिए अरे नहीं, मेरी आवाज कैसे कट जा रही है? अब मेरी आवाज, मैं तो ये बोलूंगा नहीं कि आप नहीं, मैं तो ये नहीं अगर हार जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गया, और जीत जाएंगे तो ठीक हो गया। हम लोगों का तो स्टैंड एक रहे। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में थी, तो उस निर्णय में सबसे पहले बीजेपी थी, और यही वजह है कि जब ये सर्वदलीय, तो सर्वदलीय में भी बीजेपी गई दिल्ली। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आज जो सार्वजनिक हुआ, तो हम उन आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं। हमें दो बात देखना है कि पहली बात, जो ये लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, ये बिहार की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, और पार्टी विद डिफरेंस रहने की वजह से हम समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी कल्याण की बात करते हैं। तो नेचुरल है कि हम इस चीज में तो सबसे आगे हैं।
अगर आप देश के अंदर देखेंगे, पार्लियामेंट में देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने दलित, शोषित, पीड़ित आपके एमपी एमएलए मिलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि दूसरे कोई क्षेत्रीय पार्टी या कांग्रेस पार्टी के मिलेंगे। तो इसीलिए हम आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और उन आंकड़ों को देखने के बाद कि आखिर जो है हमने जिन बातों की शुरुआत की थी सरकार में रहते हुए, इसलिए इसमें किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि आज जो चीजें हुई हैं और इसमें किसी को क्रेडिट लेने की भी जरूरत नहीं है। मैंने अभी चूंकि शक्ति जी बोल रहे थे इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ा कि जातीय जनगणना का निर्णय जो है वो बीजेपी सरकार के पीरियड में हुआ था, और जब बीजेपी की सरकार बिहार में थी तो उस निर्णय में बीजेपी थी, और उसके बाद जब केंद्र में भी सर्वदलीय लोग गए तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग गए। तो अब सवाल है कि हम इसको वोट बैंक की राजनीति के रूप में केवल नहीं ले रहे हैं, हम जो दूसरी पार्टियां हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को अगर देखेंगे तो उनकी पूरी राजनीति जो है वो वोट बैंक के आधार पर आधारित है, और हम सही माने में जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, समाज के अंतिम सीढ़ी पर हैं, हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हम उन आंकड़ों का भी अध्ययन कर रहे हैं कि ये आंकड़े जो आए हैं हम देखने के बाद ही उस पर कोई सही और आगे बातें हम कर पाएंगे। शक्ति जी, जो अभी आंकड़े आए हैं ये रिपोर्ट में, उन रिपोर्टों में जो ओबीसी का है वो 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो अनुसूचित जाति 19% के आसपास है। ये तमाम ऐसी चीजें, तो अगर ये परसेंटेज पिछड़ों का, ओबीसी का बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि अब इनकी हिस्सेदारी भी आरक्षण में बढ़ेगी, और आप लोग देंगे। प्रदेश जी, सबसे पहले एक सवाल, ये हमारे साथी जिन्होंने कहा, भाजपा के साथी ने, इनको पहले एक बात, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं कि नहीं हिंदू मुसलमान? ये जो 65-66% जो पिछड़ी जातियां हैं, ये क्या समझ रहे हैं? ये जो हिंदू जो आबादी है, ये सब क्या है जरा बताइए, आप बताना चाहिए ना इनको। ये हमको जो बता रहे हैं, इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कभी खिलाफ रहेंगे, उसकी भागीदारी उसको नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ रहते। ये बता रहे हैं हमको कि हम तो थे साथ में, ये भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि अगर जाति गणना के सवाल पर सरकार अपनी स्पष्ट नहीं करती है नीति, बिहार में नहीं, अगर केंद्र नहीं कराती बिहार में नहीं, तो हम दिल्ली कुछ करेंगे। और तब जाकर करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे स्वीकार किया। तदोपरांत सदन के अंदर में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी जी ने प्रस्ताव दिया। ये कहाँ है हंसुए के ब्याह में कुर्ब? ये तो मतलब मानते हैं कि ये सारा चीज जो भी अभी जातिगत जनगणना को लेकर जो कुछ भी अभी है, अब इसका क्रेडिट लेने की ओर है, तो आप मानते हैं शक्ति यादव जी इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आपकी है? आपने प्रोवोक किया या फिर आपने उसमें आगे आए तो जेडीयू आगे आई, और अब बीजेपी उसमें साथ दी तो अब कह रही थी क्रेडिट मेरा? नहीं, अब भूल गए। हमारे पार्टी के सारे आप स्टेटमेंट को देखिए, हम सिर्फ श्रेय नहीं ले रहे हैं, हम उन लोगों को भी याद कर रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे शरद जी हो, जिन लोगों ने जाति जनगणना को लेकर के मुखर होकर के पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर जो आवाज उठाई थी, आज उस संघर्ष का प्रतिफल है ना। आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचार पुत्र भी हैं, रक्त पुत्र भी हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उन विचारों को लेकर के आगे बढ़े, और आगे जब बढ़े तो आज मूर्त रूप जो लिया, जाति आधारित जो गणना का जो प्रकाशन हुआ, तो वास्तविक तो तस्वीर आ ही गई है ना। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं तो ये भूल जाते हैं क्या कि जो 66-65% जो हिंदू है, ये कहाँ है? इसको रोटी मिलेगा हिंदू मुसलमान करने से, रोजगार मिलेगा हिंदू मुसलमान करने से, किसानों की आय बढ़ेगी हिंदू मुसलमान करने से, कि काम करने से, विश्वास पैदा करने से, नफरत मिटाने से, भाईचारा पैदा करने से। इनका तो एजेंडा ही मात्र एक है। गलत जगह फंसे हुए ही अलग बात है, लेकिन एजेंडा ही अलग है। हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान, कभी इमरान, ये क्या हो रहा है? देश उससे अब आगे बढ़ चुका है। देश की जनता देश में जाति जनगणना चाहती है, और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने, सब लोगों ने कहा है। अब तो जदयू भी कहने लगी है भाई कि अब देश में कराइए, अब देश में कराना ही पड़ेगा। 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आई तो आना ही है,
तो मान के चलिए कि जाति जनगणना होगा, जिसके अब 10% मिल गया तो हम लोग को तकलीफ नहीं है, लेकिन जो बेचारा हाशिए पर है उसको नहीं मिलना चाहिए। वंशी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आपने ये कहा कि ये जो जातिगत जनगणना हुई ये हमारे सरकार में रहते हुए है, चलिए आप उस समय सरकार में थे तो जाहिर सी बात है उस समय फैसला था, तो आप इसको आप ले रहे हैं कि वो उसमें हमारी भी हिस्सेदारी है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब तो बात ये उठ रही है कि देश में भी जातिगत जनगणना हो, तो क्या आप लोग अपनी तरफ से इनिशिएट करके भारतीय जनता पार्टी, क्या आप केंद्र सरकार से ये इस बात पे दबाव डालेगी कि अब देश में भी जातिगत जनगणना हो, क्योंकि बिहार में तो हो गया और बिहार में आंकड़े भी आए। अच्छा परदेसी जी, देखिए बिहार में हो, बिहार में अगर हो गया, शमशी जी का जवाब पहले ले लेते हैं, शमशी जी का जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। परदेसी जी हम तो यही ना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे शक्ति जी तसल्ली कर लीजिए, आप तो बोल ही रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये समझना होगा कि किसके किसके क्या पैराफर्नेलियाज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, पहले तो ये समझना होगा। केवल कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलता है ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर केंद्र सरकार की मंशा नहीं होती तो स्टेट वाइज क्यों बोला जाता? ये तो हमारा मोटिव देखना पड़ेगा कि हमारा मोटिव सही है, और जब हमारा मोटिव सही है तो हम उसी आधार पे काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में सरकार में थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की, उसमें थी, और जब बिहार से केंद्र में ये लोग गए ऑल पार्टी मीटिंग में, उसमें भी बीजेपी थी। अब इनकी जो डिमांड है, ठीक है ये कह रहे हैं, लेकिन अलग अलग पैराफर्नेलियाज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम होते हैं या अलग अलग स्टेट पूरे देश में है, ये तो केवल बिहार ऐसा नहीं मॉडल है। तो जब पूरे देश में है तो और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख रही है तब तो हुआ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा नहीं होती तो बिहार में कैसे होता, और बिहार पार्टी बीजेपी की मंशा नहीं होती तो बिहार में कैसे होता? सवाल है कि हम केवल इसको वोट बैंक के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम केवल इसको क्रेडिट लेने के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि वाकई हमारा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है, जो हमारे देश के ये सभी प्रधानमंत्री बोलते भी हैं कि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जब हम ये बात करते हैं अपने आप बात साफ हो जाती है कि हम समाज के अंतिम सीढ़ी की बात करते हैं। लेकिन जो ये पार्टियां हैं, मैं खास करके बिहार के अंदर बोलना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो ये पार्टियां हैं, ये लोग अपने गरिमा में हाथ जाकर देख लें, क्या इनकी बोली होती है, क्या जाति के बारे में इनकी भाषा होती है, क्या इनके आका बोलते हैं, भूरे बाल को साफ करो, क्या क्या इनके आका बोलते हैं। तो सवाल है कि मैं तो इनका सोच क्या है, और आज देश जो है वो डेवलपमेंट और विकास को के लिए मान रहा है, डेवलपमेंट मॉडल को मान रहा है, जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, जो दलित है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, जो शोषित है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इसीलिए केवल ये बोल देने से नहीं, सुन तो लीजिए शक्ति जी, मैं तो सुन ही रहा था आपकी बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि मैंने कर दिया, आपने कैसे कर दिया बताइए? भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी कि नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी के जमाने में, बोलिए। एक सेकंड रुकिएगा तब बोलिएगा। मेरा एक सवाल, परदेसी जी, रमेश भिदुड़ी ने क्या कहा, इसका जवाब नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि बिहार की सरकार का एक भाजपा शासित राज्यों का नाम बताइए जहां जातीय जनगणना कराने आधारित गणना कराया हो, भारत की सरकार ने स्वीकार किया हो। नंबर 1, बोलने से नहीं होगा, आपकी कार्यशैली, आपकी मंशा, आपका कर्म बाचा, मंशा बाचा दोनों स्पष्ट होती है कि आपकी इच्छा नहीं है। एज ए एक निष्पक्ष अल्टीमेटम देते तो क्या इसके अंदर में एक सवाल मूव किए थे क्या? जाति गणना कराने के लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया था क्या? इन्होंने सवाल खड़े किए था क्या? नंबर 1। नंबर 2, एक भी राज्य बता दीजिए। कहाँ चले आते हैं, कभी कभी बोल देते हैं। अब आप जैसा आदमी बोले, रमेश भिदुड़ी सारे मुसलमान को आतंकी कह दिया, सारे मुसलमान को हेट के दृष्टिकोण से बोल दिया। शक्ति जी, अभी वो मुद्दा नहीं है, अभी वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जातिगत जनगणना हुई है, हर धर्मावलंबी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसको आचरण करने का अधिकार है। शक्ति जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग इस पे अंतर हो रहा है।
और लेकिन कभी कभी मैं सत्य का भी सामना करिए और सत्य बोलिए। उसको सम्मानित कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, यही चरित्र है, इसी से चलता जी है जी देश। शक्ति जी गंगा शक्ति जी जमुनी तहजीब इसी से चलती है, शक्ति जी भाईचारा शक्ति इसी जी नफरत से चलेगी क्या देश के अंदर? शक्ति जी देश चलता मेरा है ये मानना है कि अभी बिल्कुल मोहब्बत से, जातिगत देश जनगणना को चलता है लेकर बातचीत चल सरोकार रही है। से, अभी देश इस नहीं इशू चलता है पर नफरत अभी से। विचारांतर इसलिए प्रदेशों नहीं जी होते से हैं। पूछिए कि आपके जी एक जी राज्य का नाम बताइए देश में जहां भाजपा शासित राज्यों ने, अरे बगल में उत्तर प्रदेश में करा दीजिए ना, 19 में ठीक है तत्कालीन ये मुख्यमंत्री ने ठीक है कहा कि हम कराएंगे, अब बाद में पलट गए। बातों से पलटना ठीक है घटन। शमसी साहब मेरा जी ये सवाल है, अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें तमाम एक जो है सवर्ण जो वोट बैंक होता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का कैडर वोट है, और अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें ब्राह्मणों के 3.65%, राजपूत के 3.45%, कायस्थों के 0.62% और भूमिहार के 2.86%, यानी ये आंकड़े आए हैं, ये आपका कैडर वोट बैंक है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब इन वोट बैंक के जो आंकड़े, जाहिर सी बात है कि जो अभी तक अनुमानित तौर पे चल रहे थे उसमें कमी आई है, तो अब कितनी मुश्किलें होंगी आप लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन 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 वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, आप जाति आधारित स्पेसिफिक वोट को बोल रहे हैं कि बीजेपी का है। हकीकत ये है कि डेवलपमेंट और विकास के नाम का ये वोट जो है वो माना जाता बीजेपी है का ना है। कि सवर्ण वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कहीं ना कहीं उनके साथ होता है। नहीं 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 नहीं, ये तो ठीक है, स्पेकुलेशन है, लेकिन आखिर देश के अंदर 300 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट आई, तो ये कहने से तो काम चलेगा नहीं। अगर उन आंकड़ों को आप देखेंगे तो उन आंकड़ों का क्या मतलब हुआ? अगर हम 300 प्लस देश के अंदर आए तो इसका मतलब है कि सबका साथ और सबका विकास और सभी लोगों ने हमको वोट दिया। इसलिए ये जो माइंडसेट आप बोल रहे हैं कि ये वोट स्पेसिफिक बीजेपी का है, बीजेपी का ओवरऑल वोट है जो डेवलपमेंट का है, क्योंकि अब वो बातें नहीं चलेंगी। तो अभी जो पिछड़ों के जो 64-60 से ऊपर है और जो बाकी के जनरल कैटेगरी के जो 15% का वोट बैंक है, इन वोट बैंक को कैसे बैलेंस करने की कोशिश होगी बीजेपी की? मैं बार बार कह रहा आने हूं, वाले दिनों में राजनीति और चुनावी राजनीति अभी इसी आंकड़ों पे होगी। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं कि अब देश की जनता, जो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति की और उसी तरह से उन समाजवादियों ने किया, तो उसी का तो परिणाम है कि आज विकास और डेवलपमेंट के पास लोग जा रहे हैं। अगर ये बात होगी, आज दलित भी जान रहा है कि बीजेपी के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, आज शोषित भी जान रहा है, पिछड़ा भी जान रहा है कि जितना डेवलपमेंट और विकास पिछड़ों का, दलित का, शोषित का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो दूसरी पार्टियों ने नहीं किया है। इसीलिए हमने कहा कि हम आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। और अभी जो शक्ति जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, तो मैं शक्ति जी को कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और स्टेट सरकार देखना चाहिए। एक बार इन लोग का मायनिया था कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अरे विशेष राज्य का दर्जा का भी एक पैराफर्नेलिया है, पूरे देश के अंदर है कि किस आधार पर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के लिए या जो स्टेट ऐसे हैं उसको देती ही है, और हम उसके भी पक्षधर हैं, लेकिन केवल ये बोल देने से किसी बात को नहीं चलता है। इसीलिए जो आंकड़े आए हैं, मुझे लगता है कि उन आंकड़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं, और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी शोषित, दलित, पीड़ित और जो भी डेवलपमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है, उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। और पहले भी जिस तरह से 300 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, अब ये लोग मुगालते में रहे, ये लोग उसका जवाब अभी आया नहीं। मैंने ये कहा था कि जो अभी आंकड़े आए हैं ओबीसी के पिछड़े के, तो क्या आने वाले दिनों में सरकार जो है हिस्सेदारी उनकी बढ़ाएगी, आरक्षण का दायरा भी बढ़ेगा? तो मेरी पुरानी मांग है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना मिले हिस्सेदारी। ये कोई नया मांग तो मेरा है नहीं, आप परदेसी जी अवगत है। उस 60 से अब त्रिवेणी संघ के गठन के समय से ही होता आ रहा है, और उसी अतीत हमारा वही ना है समाजवादियों का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 3 क्रांतियां बिहार की धरती पर हुई। एक सप्त क्रांति डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, और सामाजिक क्रांति हुआ 90 में आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में। जो चेतना लोगों में आई हक के प्रति, अधिकार के प्रति, वोट का राज का मतलब छोट का राज, छोट मतलब जाति नहीं, छोट का मतलब जो वंचित हैं, तो वोट का राज का मतलब छोट का राज
परिभाषित किया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, और वो अधिकारों के प्रति लोग सजग हुए। हमारे साथी अभी बोल रहे थे, एक अरबी में एक फारसी है या अरबी है, यही बढ़िया समझते होंगे, क्योंकि शमसी भाई तुक मुतासिर सोहबते असर, तुक मुतासिर सोहबते असर, गलती सबसी साहब की नहीं है तो अच्छा आदमी है। अब भाजपा की जब करना एडवोकेसी, तो ये तो ना चाहते हुए जहर पिएंगे, क्योंकि जहां है इनको जहर पीना है। हम हालांकि बोले हैं कि रास्ता देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी स्टेट, राज्य, यूनियन स्टेट, आप संघीय व्यवस्था पर हमला करते हैं, और जब आप सामने आ पड़ता है, आप पर चाबुक गिरता है, तो राज्य का और केंद्र का दुहाई देते हैं। हमने इसलिए शुरू में पूछा परदेसी जी कि हमारा उद्देश्य एक गंगा जमुनी तहजीब को सिर्फ बहाल ही करना नहीं, जो गैर बराबरी है। आदरणीय लालू प्रसाद जी कहे थे, मुझे याद है वो 98 की घटना, जब मधेपुरा की सभा में उन गरीबों को कहा कि उच्च जो खास करके कारपोरेट जगत में जो लोग देश में पूरे देश की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, हाँ आपने कहा गरीबों को हम बढ़ाती है भाजपा, आपने अडानी को बढ़ाया, इसमें कहीं दो राय नहीं। सेक्रेट इन्वेस्टमेंट हुआ, एक सेकंड सुन लीजिए, उन्होंने कहा शमसी भाई, एक बीर चले या कुलाई, दिन भर में जौ भर जाई, 80 कोस जमुना के तीर, कितना देर में पहुंचेगा वीर। ये जो गांव और गंवाई का आदमी है, जो हाशिए पर शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, वो अडानी अंबानी तक पहुंचने में, वो ओबराय होटल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। इस गैर बराबरी को अगर मिटाना चाहते हैं तो इन बातों को देखना पड़ेगा कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां किन जातियों में, किन वर्गों में, किस हाल में है, और तभी आप उसको न्याय दे पाइएगा। शमसी भाई ठीक है, प्रवक्ता होना अलग बात है भाजपा का, आप इंसान अच्छे हैं, आपकी मजबूरियां कुछ हो सकती है, मैं जानता हूं, लेकिन आप अपने हृदय में देखिए कि रमेश भिजोड़ी ने क्या कहा एक समाज को, एक धर्म विशेष के लोगों को क्या कहा, भाजपा ने क्या सम्मानित किया, बताइए। नफरत की राजनीति देश अभी बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई। नहीं, एक सेकंड शक्ति जी की बात को बोले दिए। देखिए, कोई भी आदमी अगर अनपार्लियामेंट्री बात बोलता है तो वो कभी भी ठीक नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई पार्टी का हो, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री बात बोलता है तो वो गलत है। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, जो हालात बिहार के हैं, उस हालात में जिस तरह से इसको क्रेडिट लेने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्रेडिट तो जनता देती है, आपके काम से देती है, आपके डेवलपमेंट से देती है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि पिछड़ों की, हम लोग भी पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन शक्ति भाई आप जिस पार्टी में हैं, आप तो खुद मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या एक ही परिवार के लोग राज्यसभा सांसद हो सकते हैं? क्या एक ही परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? शमसी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शक्ति यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है। अब जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की राजनीति चलेगी, इस तरह की चुनावी राजनीति में इसका क्रेडिट लेने की भी होड़ मचेगी। तो अब जाहिर सी बात है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने फेसबुक और यूट्यूब पेज को भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।